आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सी सेट के नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास कब स्टार्ट होगा? क्लास तो स्टार्ट है। आज हम लोग यूपीएससी के नए सी सेट बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ बातें मैं छोटा सा आपको ब्रीफ कर दूं। इस बैच में हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कितना सीखेंगे और आपको क्या क्या करना होगा। पहली बात, इसके सिलेबस पे मैं ऑलरेडी ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जो अभी 4-5 दिन पहले 6 तारीख को रिलीज हुआ है। आज हम आपको ये बता देंगे हम किस सिस्टम में चलेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य मानसिक योग्यता, फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक क्षमता, फिर हम पढ़ेंगे तार्किक क्षमता, और ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा है इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो हम वो जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे जिसे आप जनरल मेंटल एबिलिटी समझते हैं, जिसे लोग जैसे कहते हैं ना अपने बोलचाल की भाषा में रीजनिंग कहते हैं। पर वो रीजनिंग नहीं जो एसएससी बैंक में पढ़ते हैं या कांस्टेबल के एग्जाम में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा। वैसे मैं बता दूं कि बेवजह कमेंट्स पढ़ने की आदत नहीं है मेरी। मेरा फोकस ये है कि आप जितना बेहतर सीख सकें वो ज़्यादा बढ़िया है। तो कमेंट बेवजह तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ बीच बीच में ज़रूर पढ़ता रहूँगा, और जो काम के कमेंट्स होंगे उनका मैं जवाब भी दूंगा। ठीक है। ये जो सामान्य मानसिक योग्यता है इसको हम दो हिस्से में पढ़ेंगे। एक में जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, ये वाले हिस्से आते हैं, वो पढ़ेंगे। दूसरा, इसका एक हिस्सा हम लास्ट में पढ़ेंगे, अंत में। इस बार इस बैच की ये नई सामग्री होगी। जो सेकंड हिस्सा होगा सामान्य मानसिक योग्यता का, इसको हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? दरअसल आपने अगर नोटिस किया होगा सी सेट का, अगर आपने पेपर देखा होगा, तो सी सेट में कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो दिमाग से हल होते हैं। यानी उसके लिए आपको मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास दिमाग होगा तो उसका सलूशन आएगा, और यदि आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग तो होता ही है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो उन प्रश्नों का आप उत्तर दे नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। अर्थात जब हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक क्षमता, ये तीनों बेहतर होंगे तो अंत में इसे भी हम सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके बैच में एक और क्लास होगी मेरी, वो है कॉम्प्रेंशन यानी बोध की। इन चारों हिस्से पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मेरा यकीन करिए अगर आपने ढंग से स्टडी किया, ढंग से सीखने की कोशिश की, तो ये पर्याप्त होगा आपको सी सेट क्वालिफाई कराने के लिए। और ये सिर्फ सी सेट ही नहीं क्वालिफाई कराएगा, बल्कि आपकी समझ का इतना विस्तार करेगा कि आप जिस कैपेसिटी से पढ़ रहे हैं ना, वो कैपेसिटी आपकी जस्ट दुगनी हो जाएगी। दुगनी कैसे होती है? देखिए, जब ऐसे प्रश्नों को हम अटेम्प्ट करते हैं जिसमें ये होता है कि हम ये सोच के ये करेंगे, जब आप सोचना सीख जाते हैं तो अपने आप बेहतर होता है। हम एक दो प्रश्न उदाहरण देते हैं, उसके बाद आएंगे टॉपिक पे। एक प्रश्न मैं आपको लिखवाता हूं।
यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में एक से 150 तक संख्याएं अंकित हैं, अंकित करनी है, तो पुस्तक में मुद्रित कुल अंकों की संख्या क्या होगी? पहले आप इसको सोचेंगे, हम आपके कमेंट भी देखते रहेंगे, आप इसको सोचेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आगे हम डिस्कस भी करेंगे। पहले आप शुरू हो जाएं। मुद्रित मुद्रित अंक का मतलब होता है कितने उस पे प्रिंट हैं। जैसे अगर हम कहीं 11 लिखे होंगे या 12 लिखा होगा तो 12 का मतलब होगा उसमें दो संख्याओं का प्रयोग हुआ ना, 1 और 2। मान लिया कहीं मैंने 117 लिख दिया तो उसमें 3 संख्याओं का प्रयोग हुआ। वही पूछ रहा है कुल संख्या क्या होगी। मैं देख रहा हूं, आप अपना काम जारी रखिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले एक चीज ये जान लो, जैसे कोई पुस्तक आपने ले रखी हो 150 पेज की हो, उसमें पूछ रहा मुद्रित। मुद्रित मतलब कितने प्रिंट हैं। मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट, नंबर मतलब कितने नंबर्स ऐसे हैं जो उस पर प्रिंट किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया कोई कहीं पे 113 लिखा है तो इसका मतलब हुआ इस पे 3 नंबर्स प्रिंट हुए हैं, 1 1 1, यानी नंबर ऑफ प्रिंट नंबर्स, ये इसमें पूछ रहा है प्रश्न में। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए 150 पृष्ठ की है। मैंने शुरुआत यहां से क्यों की है वो वजह बता दूं आपको।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सी सेट का मतलब ये रीजनिंग मैथ नहीं होता। सी सेट का मतलब होता है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना। और बौद्धिक क्षमता कहाँ से आती है? अच्छी क्लास करना, कंसंट्रेट होकर पढ़ना, टॉपिक को सिस्टमेटिक जानना और अपनी अवधारणाओं और यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यहीं से आप पास कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, अब मान लो 1 से लेके 9 तक, पहले पेज पे आपने 1 प्रिंट किया, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, ऐसे प्रिंट करेंगे। 9वें पेज तक आप 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करेंगे, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी? 9, क्योंकि हर एक पेज पे एक ही संख्या प्रिंट होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 9 = 9। ठीक है। अब पेज नंबर 10 से लेके 99 तक कुल कितने पेज होंगे? ज्यादातर लोग क्या गलती करेंगे, 99 से 10 माइनस करेंगे तो 89 आ जाएगा, उनको लगेगा 89 पेज हो, पर ऐसा नहीं है। अब यही सीखेंगे हम। इसमें कह रहा है 10 से 99 तक। 10 से का मतलब होता है 10 भी उसमें इंक्लूड होगा, तो 99 से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 89। लेकिन चूंकि 10 इंक्लूड है तो ये टोटल कितने पेज हो जाएंगे? 90। और हर एक पे 2 अंकों का प्रयोग होगा। जैसे 10 में 1 0, 11 में 1 1, 13 में 1 3, 41 में 4 1, तो यहां 2 से गुणा कर देंगे। 180 हो गया। अब 19, चूंकि जो बुक है वो 150 पेज की है ना, तो अब 100 से शुरू होगा, 100 से 150 तक। अब लोगों को लगता है 150 में 100 घटाएंगे 50 होगा, 50 नहीं 51 होगा, क्योंकि 100 वाला भी उसमें शामिल होगा। और आपको पता है ये नंबर लिखने में हर पेज पे 3 अंक प्रयोग होंगे, तो टोटल कितना हुआ? 51। और हर एक पे कितने अंक प्रयोग होंगे? 3 प्रयोग होंगे ना। जैसे मान लिया कहीं आपने 104 लिखा, तो 1 0 और 4 ये 3 अंक होंगे। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3, 3 5 15, 9 3 12, 8 1 9 5 14, 342 इज द राइट आंसर। जिसका 342 है राइट आंसर। जब मेरी निगाह कभी कभी आपको मोबाइल में लगे ना कि मैं ऊपर देख रहा हूं, मैं ऊपर नहीं देख रहा, हमारे जस्ट ऊपर स्क्रीन पे आपके कमेंट्स आते हैं, इसलिए मुझे सिर ऊपर करना पड़ता है। 342 इज द राइट आंसर। अब कोई विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि ये मैथ है, ये मैथ नहीं है, दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी। और ये सी सेट के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। प्रीवियस ईयर मतलब 2021 22 23 कभी न कभी ये आया था। और इस तरह हर साल प्रश्न आते हैं। जो विद्यार्थी फेल होते हैं सी सेट में, उसके पीछे कारण क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस, एसएससी बैंक में पढ़ी हुई मैथ, सी सेट जैसा अप्रोच न लेना। और एक बात याद रखना कि सी सेट हमेशा सेकंड मीटिंग पेपर होता है सी सेट का, और गर्मी बहुत होती है। ये मैं अपने पहली क्लासेस में बता चुका हूं। तो गर्मी के टाइम सेकंड मीटिंग में जब इफिशियंसी कम होगी, उस समय आपको मैक्सिमम इफिशियंसी यानी क्षमता से इस पेपर में 80 में से 27 प्रश्न करने हैं सही। यानी करने तो आपको 40 हैं, पर सही 27 होने लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा लेवल इस टाइप का नहीं होगा ना कि हम सोच सकते हैं, तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है। एक बार फिर से समझाने वाले हैं इसमें। अब मेरी बात सुनो, मैं बेटा फिर से समझा दे रहा हूं, पर फिर वालों मेरा आपसे एक अनुरोध है। मेरी क्लास में जनरली विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आती। ऑफलाइन में आप पता कर लेना, यदि आपका कोई मित्र परिचित दिल्ली में करोल बाग में, मुखर्जी नगर या प्रयागराज में पढ़ा होगा तो बताएगा, या किसी पूर्व संस्थान में जहां मैं पढ़ाता था ना, वहां का विद्यार्थी बताएगा तो बताएगा कि मेरी क्लास में दोबारा नहीं पूछना पड़ता, अब ऑनलाइन में दोबारा पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में जब मैं समझा रहा हूं तब आप कुछ और काम कर रहे होते हो, देख लेते हो कि पता नहीं उसका मैसेज आया कि नहीं, या आगे की क्या कार्रवाई है। तो जब आपका कंसंट्रेशन 2 जगह पे होगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। और मेरी बात सुनो, आज चूंकि पहली क्लास है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरी क्लास में आप बिल्कुल बोर ना हो। ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर होता है, पर ऑनलाइन में भी कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे एक मेरा अनुरोध है कि यदि आप वास्तव में सीरियस हैं आईएएस बनने के लिए,
या पीसीएस बनने के लिए, चलो मान लो दोनों के लिए नहीं भी सीरियस है, तो जीवन में सफल होने के लिए तो आप मेरी क्लास को एकदम कंसंट्रेट होकर सीखें। आप यकीन करें, हम अपने क्लास में टॉपिक नहीं पढ़ते, हम लोग टॉपिक को सीखते हैं। और इसीलिए जो है मेरी क्लास में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, विद्यार्थी हमेशा सीखता है। तो आप सीखें। मैं दोबारा बता दे रहा हूं। मान लो एक बुक है, 150 पेज की है, तो उस पर पेज नंबर पड़े होते हैं, तो देखा ही होगा। पहले पेज पे 1 लिखा होता है, दूसरे पे 2 लिखा होगा, तीसरे पे 3 लिखा होगा, और आखिरी पेज पे 150 लिखा होगा, 150। दैट्स क्लियर। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 150 पृष्ठ की पुस्तक है, उसमें मुद्रित यानी कितने अंक प्रिंट किए जाएंगे 150 पेज को बनाने में। अर्थात पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 9 तक 9 पेज हुआ, और प्रत्येक पेज पे आपको एक ही अंक प्रयोग करना है, यानी पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, 9th वाले पे 9। जब पेज नंबर 10 शुरू होगा, 10 से लेके 99 तक, तो हर पेज पे आपके 2 अंकों का प्रयोग होगा ना। तो 99 से 10 से लेके 99 तक में टोटल पेज कितने होंगे? तो 99 में से 10 घटाया 89 आया, 89। लेकिन 89 नहीं, 90 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 वाला उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हुआ 90 पेज, और हर पेज के लिए हमें 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी, 2 अंकों की। तो 90 दूना 180। अब उम्मीद करता हूं गुणा तो आप कर ही लेते होंगे। 99 के बाद 100, 99 के बाद पेज नंबर 100 आएगा। 100 पे कितने अंक यूज होंगे? 3 अंक यूज होंगे। तो 100 से लेके 150 तक, 100 से 150 तक, तो 150 में 100 घटाया, कितना आया? 50। अब चूंकि 50 नहीं होगा, 51 होगा। क्यों? क्योंकि ये उसमें शामिल होगा। तो इस 51 पेज के लिए प्रत्येक पेज पे 3 अंक हमें चाहिए। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 153 आया, सबको जोड़ दिया, 342 आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि फिर समझाने की जरूरत है। अब आप कंसंट्रेट होकर देखना, मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूं। आदित्य शर्मा लिखे 99 माइनस 9 इक्वल टू 80। क्यों बेइज्जती करा रहे हो? है ना, ऐसे बेइज्जती करोगे। एक है वो पूछ रहे हैं सर अप्रॉक्स क्लास कितने दिन तक चलेगी? जितने दिन तक आप कहोगे उतने दिन तक चला दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगला प्रश्न, इसके बाद सीधा हम टॉपिक पे आएंगे। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। फाड़ लिया जाता है।
बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। तो फटे हुए पन्ने पर कौन सी संख्या रही होगी? आई एम वेटिंग। अब आप कमेंट करना शुरू करो, दिमाग लगाओ, सोचो, घबराओ नहीं। ये गणित नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, ये जनरल मेंटेलिटी है। यानी आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है और आंसर करना है। आप कोशिश करें, मुझे पूरा भरोसा है आप सबका आंसर आएगा। बेटा ऑप्शन नहीं देंगे ना, ऑप्शन इसलिए नहीं देना है कि हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अगली बार यूपीएससी देगा तो हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे या प्रश्न का पैटर्न चेंज कर दे। तो हम तो सिर्फ आपको, आज मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, लेकिन नया टॉपिक शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना इंजन रवा करना, जब नई गाड़ी आती है ना तो उसको थोड़ी देर स्टार्ट करके रखते हैं, तो वही हम ट्राई कर रहे हैं। ऑप्शन इसीलिए मैंने नहीं दिया, आप सोचें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, 193 194 तो हो ही नहीं सकता, 196 भी नहीं होगा, क्योंकि जो ये 195 है ना, ये लिखा है 195, ये जो पृष्ठ एक से लेके जिस पृष्ठ तक उसमें है उनके अंकों का योग, यानी संख्याओं के अंकों का योग इतना है 195, और एक पेज फाड़ा भी गया है, ये सोचना है। चलो कोई बात नहीं, कमेंट्स आप लोगों को पढ़ लिया, एक दो विद्यार्थियों का सही आंसर था। आइए देखते हैं। अब आप मेरे साथ सिर्फ ये ध्यान से देखो कि मैं प्रश्न को कैसे पढ़ता हूं, कैसे सोचता हूं और कैसे अटेम्प्ट करता हूं। बस आप तीन बातों पर फोकस रखना, और मैं पढ़ूंगा ऐसे ही जैसे एक आम आदमी पढ़ता है, आप पढ़े थे, सोचूंगा भी वैसे जैसे आप सोचते हैं। अटेम्प्ट करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव होगा, ध्यान से देखिए। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, सामान्य रूप का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। असामान्य का मतलब होता है कि मान लिया कोई आपने 40 पेज की कोई बुक लिखी और पहले पेज की शुरुआत 101 से किया,
जैसे दिल्ली में क्या होता है ना, मैंने मुखर्जी नगर रखा है, नाम नहीं लूंगा, कई कोचिंग संस्थान वाले क्या थे, जैसे क्लासरूम होता है ना, क्लासरूम, तो क्लासरूम की जब नंबरिंग करते हैं तो पहले क्लासरूम के आगे एक नहीं लिखते, लिखते हैं 201, दूसरे क्लासरूम में लिखते हैं 202। तो जब आप पूछेंगे क्लास कहाँ चलेगी तो बोलेंगे 201 में चलेगी। तो आदमी को लगता है अरे यार कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारा नंबर 201 नंबर में आया है, यानी 200 तो ऑलरेडी चल रहे हैं, जबकि 200 के पहले वाली संख्या है ही नहीं, शुरू वहीं से किया। यहाँ पे सामान्य रूप का मतलब हुआ असामान्य नहीं। जैसे आपने देखा हो ना कि एक जो मेंटली स्टेबल व्यक्ति होता है उसे कहते हैं सामान्य व्यक्ति है। और कोई आदमी हो ऐसा कहता हो कि मुझे भूत दिखता है, कल रात में मेरे सिर पे आकर के 2 भूत डांस कर रहे थे, लाल साड़ी पहन के, सफेद साड़ी पहन के, काली साड़ी पहन के, एक चुड़ैल आती है ना, वो सब कैसे व्यक्ति कहे जाते हैं? असामान्य व्यक्ति कहे जाते हैं। सामान्य व्यक्ति वो है जैसे हम आप हैं, आराम से सोए उठे बैठे अपना काम किए। असामान्य व्यक्ति हमेशा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करेगा। तो इसका मतलब हुआ सामान्य रूप से, मतलब हुआ कि सामान्य रूप से संख्याएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है, यानी पहले पेज पे 1 ही अंकित है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, ऐसे अंकित है। प्रश्न पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न यूपीएससी का है। जैसे बच्चा सीसेट में क्यों फेल होता है, और सीसेट में वही लोग नहीं फेल होते जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ी। सीसेट में बीएससी मैथमेटिक्स फेल होते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स फेल होते हैं, यहाँ तक बीटेक जो इंजीनियरिंग की है वो फेल होते हैं। इसका मतलब मैथ रीजन नहीं है, रीजन है समझ। तो समझ देखिए, इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता, मान लो रेंडम एक पन्ना हमने यहां से निकाल लिया। पता है बेटा, जब एक पन्ना हम निकालेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके दोनों तरफ अंक छपे होंगे, और छपे ही होंगे। कोई भी पन्ना आप निकालेंगे, जैसे ये पेज है तो आप इधर देखिए, अगर 15 लिखा हो उसके पीछे क्या होगा? 16। अगर इधर 3 लिखा है तो इसके पीछे क्या लिखा होगा? 4। अगर पेज नंबर 1 लिखा है तो उसके पीछे क्या लिखा होगा? 2। तो जाहिर सी बात है, एक पन्ना जब हम फाड़ेंगे तो ये 2 संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई को। एक्स वाई ऐसे ही मान लिया, घबराने की जरूरत नहीं। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195। अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो। अगर मैं ये कहूं कि कोई पुस्तक 5 पृष्ठों की है, कितने पृष्ठ? पृष्ठ मतलब होता है पेज। अगर आप हिंदी मीडियम हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तो आपको पृष्ठ मतलब पेज आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो फिर आप इंग्लिश मीडियम में तो 50-50 वाले में है। जैसे मान लिया मैं कहूं कि 5 पेज की एक कोई पुस्तक है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब मैंने कहा इसके पृष्ठों के अंकों का योग क्या होगा, तो पहले पेज पे 1 होगा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 और 5वें पे 5। 5 4 9 3 12 2 14, 1 कितना होगा? 15। अंकों का योग कितना आ गया? 15, यही ना। अब अगर यही पुस्तक 10 पेज की होती तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते +10, यानी 1 से 10 तक को जोड़ना। अगर ये 10 पेज की होती तो क्या होता? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। एक तो तरीका है कि आप इनको मुहजबानी जोड़ लो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या होता है कि इतनी हमें आनी चाहिए, जब आप 6 या 7th में पढ़े होंगे तो गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि अगर संख्याएं कंटिन्यू लगातार, जैसे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक, तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। अगर आप फार्मूला नहीं भी याद रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूपीएससी फार्मूले पे मोहताज नहीं होता। आखिरी संख्या क्या है? 10। इसमें 1 जोड़ दो, 11/2 कर दो, तो कितना आ गया? 55। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 5 पेज की पुस्तक होती तो उसके अंकों की संख्या का योग 15 होता। अगर पुस्तक 10 पेज की होती तो अंकों का योग क्या होगा? 55, यही ना। मतलब इसके लिए हमें किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं थी, और हमें टारगेट क्या दिया गया है? 195।
इसका मतलब इसके आसपास का ही मामला होगा, 195 के आसपास। आई ट्राई करते हैं कैसे होगा। अगर हम मान लें कि पुस्तक 20 पेज की है, कितने, 20 पेज की। अब 20 पेज की होगी तो 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 20, यही होगा। 20 पेज की होगी तो मतलब आप इस प्रश्न को एग्जाम में आप ट्राई करके कर सकते थे। अब इसके टोटल अंकों का योग क्या होगा, 20 × 21/2 कितना आ गया, 210। कितना आ गया, 210। यानी अगर पुस्तक 20 पेज की होती, उस पे नंबर्स पड़े होते, उन नंबरों को हम जोड़ते तो टोटल आता 210। अब हम एक बात तो क्लियर हो गए कि हम लोग नियर अबाउट प्रश्न के पहुंच गए हैं। हमें कहां पहुंचना है, 195। 195 का मतलब वो इससे कम कर लेते हैं। मान लेते हैं पुस्तक 19 पेज की है। 19 पेज होगा तो क्या होगा, 19 × 20/2 कितना आ गया, 190। अब जो भी बच्चा थोड़ा सा समझदार होगा वो एक बात तो समझ गया कि अगर पृष्ठ 20 पेज की है पुस्तक तो कितना आ रहा है, 210। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, 210 है ना बेटा। और अगर 19 पेज होगा तो क्या होगा, 19 × 20/2 2 दहम्मा 190 आ गया। और जबकि हमें मिला कितना है, 195 दोनों के बीच का। अब हम अंदाजा क्या लगाएंगे कि जो पुस्तक है उसमें 19 पेज तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि 19 पेज होते तो 190 आना चाहिए था। और अगर पुस्तक 20 पेज की थी तो 210 आना चाहिए था, पर आ कितना रहा है, 195। तो कितना कम पड़ रहा है, 210 में से 195 घटा दिया तो कितना आ गया बेटा, 15, है ना, 15 कम पड़ रहा है ना। अब सवाल यह है कि जो 15 कम पड़ रहा है वो पेज मतलब होता है दोनों तरफ लिखा हुआ। 15 संख्याएं कब कब आ सकती हैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर 14 1 हो सकता है, 13 2 हो सकता है, 10 और 5 हो सकता है। लेकिन चूंकि जब एक पेज आप फाड़ेंगे, ऐसे 20 से फाड़ेंगे ना, तो उसके इस तरफ और इस तरफ जो संख्या होगी वो अल्टरनेट वाली, मतलब जस्ट कंटिन्यू वाली होगी। अगर इधर 5 है तो इधर 6 होगा, इधर 7 है तो इधर 8 होगा। हमें 15 चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो पेज क्या था, 7 और 8, यानी एक साइड में 7 छपा था, एक साइड में 8। उन्हीं की वजह से 8 7 को होता है कितना, 15। उसी वजह से ये 15 कम पड़ रहा था। अब पुस्तक कितने पेज की थी, 20 पेज की। अब इन फ्यूचर प्रश्न पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा वो कौन सा पेज फट गया था, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि एक पेज फट गया तो पुस्तक कितने पेज की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 पेज का। यानी जब आप एक प्रश्न को पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें। कॉन्सेप्ट से क्या क्लियर होगा कि वैसे जितने भी प्रश्न आएंगे सारे आप कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 150 वाला किया था, ये भी किया। ये दोनों यूपीएससी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो अब आपकी टेस्टिंग हो गई, क्लास स्टाफ हो गई। नहीं बेटा, वो देखो कुछ नेट इश्यू आ रहा होगा और आप कमेंट्स करते रहें। टेक्निकल टीम लगी होती है आप लोगों के साथ, और अपने केजीएस का बहुत बड़ा परिवार है, आप जानते ही होंगे। बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ कमेंट पे जुड़े हुए हैं। तो कोई नहीं, टेक्निकल टीम देख रही होगी, क्लास आपकी चलेगी। ये था टेस्टिंग फायर। टेस्टिंग फायर का मतलब होता है कि जब क्लास शुरू हो तो थोड़ा सा वर्कआउट होना चाहिए, है ना। आप कभी भी जिम जाते होंगे तो जो जिम ट्रेनर होता है ना, वो पेट कम कराने और पेट बढ़ाने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट कराता है। तो ये वर्कआउट था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरी पूरी क्लास में जितने टॉपिक डिस्कस हम लोग करेंगे उसमें क्लास चलायमान होगी। चलायमान का मतलब होता है हर वक्त हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस यूं 2 × 2 = 4 इस टाइप का नहीं चलेंगे। या जैसे जनरल स्टडी सब्जेक्ट में कई बार क्या होता है, जो चीज़ें फिक्स हैं वही हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही हैं। हम क्लास को चलायमान रखेंगे, इसलिए आप आनंद के साथ पढ़ें। जहां मुझे लगेगा मैं आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगा, आप मुस्कुराएंगे भी। बट यह है कि दूसरों के कमेंट पे ध्यान देने से अच्छा आप मेरी क्लास पे फोकस करें। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूँ। कई लोग होते हैं ऑनलाइन में देखते हैं क्या चल रहा है,
कौन कौन कमेंट कर रहा है। कुछ लोग तो अपने हिसाब से कमेंट करना भी शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, मेरी क्लास में जो आप कमेंट करें उनकी मर्यादाओं का ख्याल रखें, क्योंकि अगर मैंने नोटिस कर लिया कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर आपको पता ही है धारा 144 लागू हो जाएगी। तो बेहतर है आप सीखें और आनंद के साथ सीखें। मेरी क्लास में फुल आनंद मिलता है, आप चिंता ना करें। हाँ, ऑफलाइन में ज़्यादा होता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आप सामने नहीं होते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप पे प्रेशर ना हो। तो अब आज हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनरली ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन, मेरा हमेशा फोकस रहता है कि हम उन टॉपिक से स्टार्ट करें जहां स्टूडेंट को कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े, या उन टॉपिक से स्टार्ट करें जहां कंफ्यूजन की स्थिति ज़्यादा हो सकती है। तो हम हमेशा उस टॉपिक को पहले लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन हो, कंफ्यूजन हो सकता है, और जहां से एग्जाम में पूछता है। जैसे जैसे टॉपिक आसान होते जाएंगे उनको हम लास्ट में करते चले जाएंगे। दो फायदे होंगे। पहली बात, आप अटेम्प्ट करते वक्त क्लास चलती रहेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। दूसरा, मेरा मानना है कि अगर किसी को पहलवान बनाना है ना, कि ये इतना पहलवान हो कि ये 10 किलोमीटर दौड़ चुके, तो उसको प्रैक्टिस आप 25 किलोमीटर की कराइए, 10 किलोमीटर कभी भी दौड़ लेगा। तो मेरी क्लास में भी यही फोकस होता है कि जो भी विद्यार्थी अपने केजीएस से जुड़े हुए हैं, केजीएस आईएएस से, उनके सामने कम से कम ये सिचुएशन ना हो कि उसी साइड में फेल हो। और मेरी तो ये भी कोशिश रहती है कि सीसाइड पढ़ाते वक्त हम इस बात पे फोकस रखें और ऐसे प्रश्नों पे फोकस रखें कि हमारे विद्यार्थी की सोचने और समझने की जो क्षमता है ना, अगर आज 40% है तो एंड ऑफ द क्लास 60% हो जाए, 100% हो जाए। मतलब मैं कुल मिला के चाहता हूं कि आपकी समझ का विकास हो। और प्रॉब्लम यही है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में। आपने 10th में, 12th में, 6th 7th में, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि जैसे कहते हैं ना कि एक चीजें जबरदस्ती थोप दी जाती हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश रहता है, जो लोग हिंदी माध्यम है उनके लिए इंग्लिश जरूरी हो जाता है। तो आपको याद होगा हम लोगों को एप्लीकेशन और ऐसे पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम में, वो सॉरी, इंग्लिश सब्जेक्ट में जब सर आते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना नहीं बता पाते, या यूं समझ लीजिए कि हम लोग समझ नहीं पाते, तो क्या करते हैं, रट लेते हैं। टू द प्रिंसिपल आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये गड़बड़ी है एजुकेशन की। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो जाहिर सी बात आप मेच्योर होंगे, और मेच्योर होंगे तो क्या आईएएस और क्या पीसीएस सब क्वालिफाई होगा। तो अब हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड होंगे, और सीक्वेंस में ही करेंगे जैसा कि ऑफलाइन में भी करते हैं। कैलेंडर होगा जिसमें कैलकुलेशन होगा, क्लॉक होगी, है ना। फिर हम रैंकिंग भी आएंगे, फिर अरेंजमेंट भी आएंगे, पजल ले आएंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आएगी। तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे तो क्लास एनर्जेटिक बनी रहे, लर्निंग होती रहे, और आप कैलकुलेशन से थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करते रहे। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को क्या होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, और उनको अगर फ्रैक्शन में आंसर लिखने को कहा जाए थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, लाइव हैं, पूरी ईमानदारी से आप 120 में 11 से भाग दीजिए, और उत्तर जो आपको देना है वो भिन्न के रूप में देना है। भिन्न के रूप मतलब दशमलव में नहीं देना, दशमलव में नहीं देना है, भिन्न के रूप में देना है। ट्राई करिए, एकदम ईमानदारी से ट्राई करिए, अपने कमेंट लिखिए, किसी दूसरे की नकल नहीं, ट्राई करिए, कमेंट लिखिए। कोई बात नहीं बच्चा, मैथ अच्छा है तो और अच्छा कर लेना।
लिखते रहो, हम सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, आप लिखते रहे, मैं साइड से आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। बस ठीक है बेटा, हो गया हो गया। अब जिनके जिनके कमेंट आने थे आ गए, बड़ा अच्छा लगा। आपको पता है, मुझे ये बात पहले से पता है कि ये एक कठिन टास्क है। कठिन टास्क क्यों है? क्योंकि जब बचपन में भाग देना आपने सीखा था ना, तब आपने सीखा नहीं था, बस यूं ही काम चलाया था। और अगर सीखा होता तो ये नौबत ही ना आती। ऐसे आपको याद होगा ना, जो टेबल था, टेबल 2 से लेके 20 तक, तो 2 से लेके 9 तक ठीक था, 10 सबका फेवरेट था, 11 भी फेवरेट था, 12 13 14 16 17 18 19 ये सब बड़ा कष्ट देते थे बचपन में, आज भी देते हैं। उसका कारण है कि हमने कभी सीखा नहीं, सीखा होता तो कष्ट न देते। आइए मैं आपको भाग देना सिखाता हूं। जिन लोगों के आ गए आंसर वो सब बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत छोटी बात है, आपके घर में जो बच्चा फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, पहली या दूसरी क्लास में, ये दरअसल पहली और दूसरी क्लास में सिखाया जाता है। अब सीसेट की क्लास में सिखाने का औचित्य नहीं था, लेकिन मुझे पता है यहाँ सीखना ज़्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों के आंसर गलत आए। अब देखिए भाग कैसे देते हैं। ये 2 अंकों का है, तो जाहिर सा 11 का भाग 12 में देंगे, तो 11 एक कम 11, इतना सबने कर लिया होगा, यहां किसी को दिक्कत नहीं आती। उसके बाद गुरुजी ने सिखाया था कि जब अगला भाग देना हो तो ऊपर से नीचे उतारो, तो लोगों ने नीचे भी उतार लिया। उतारने के बाद लोगों को लगा कि अब 10 में 11 से भाग तो हो नहीं सकता, तो कुछ लोगों ने यहीं पे इसको आंसर रोक दिया, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। हकीकत ये है, ये जो नीचे वाली संख्या है, अगर आप ऊपर से कोई नंबर नीचे ले आते हैं, याद रख लीजिए हमेशा के लिए, और भाग न हो रहा हो, जैसे ऊपर से आप 0 ले आए, अब आप 11 से 10 में भाग नहीं हो रहा, तो ये तब तक शेष नहीं होगा जब तक आप यहां 0 नहीं ले जाते। ये वाला हिस्सा रिमाइंडर तब तक नहीं होगा जब तक आप यहां 0 नहीं ले जाएंगे। अब आंसर होगा 10 10/11, 10 सही 10/11। ठीक है, तो जिन बच्चों के नहीं आए बेचारों के, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और मेरी कोशिश होगी कि आगे उनका और बेहतर हो, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरा काम है सबका भला करना। तो मुझे पता था क्लास में हमारे साथ बहुत से ऐसे विद्यार्थी जुड़े हैं जिन्हें भाग देना नहीं आता, या उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भाग देना सीखा नहीं या सिखाया नहीं गया। तो अब आप ये सीख लें पूरी तरह से। एक बार भाग ले जाने के बाद जब कोई संख्या ऊपर से नीचे उतरेगी और यदि भाग नहीं हो रहा, तो ये तब तक शेष नहीं होगा जब तक आप ऊपर 0 नहीं ले जाएंगे। तो आशा करता हूं आपने सीख लिया होगा। हाँ बेटा, केजीएस ये बहुत नॉर्मल डिवाइडेड, ऐसा नहीं नॉर्मल डिवाइडेड नहीं होता। मेरे पास तो और भी बहुत से प्रश्न हैं जो नॉर्मल एडिशन के होते हैं, लेकिन यूपीएससी क्या करता है ना, शब्दों को चेंज कर देता है, तो हमें यही नहीं समझ में आता कि एडिशन में एडिशन करना क्या है। आगे सीखेंगे। अब हम चलते हैं सीधा टॉपिक पे। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। यहां से हर साल लगभग यूपीएससी प्रश्न पूछता है, लगभग प्रतिवर्ष, कई कई बार तो 2-2 प्रश्न भी पूछता है। और ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ चीजें याद करने लायक होती हैं। वैसे तो मेरी पूरी क्लास में शुरू से लेकर अंत तक कुछ याद नहीं करना पड़ता, लेकिन जहां मुझे लगता है कि ये बात आपको याद होनी चाहिए वो मैं याद करा देता हूं। तो इस टॉपिक में कुछ ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं। और कैलकुलेशन भी इसमें होगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बच्चा है केजीएस यूजर,
ये लिख रहा है कि सर इसके पहले वाले प्रश्न बता दीजिए कि जो आपने 7-8 किया था वहां 9 और 6 हो सकता है। बेटा एक बात बताओ, उस प्रश्न में लिखा है कि पेज पे सामान्य रूप से बनाए गए हैं, तो कभी ऐसा कोई पेज देखा आपने कि एक तरफ 6 छपा हो, दूसरे साइड में 9 छपा हो? तो 9 6 15 तो हो ही नहीं सकता, 7 और 8 ही हो सकता है जो लगातार संख्याएं हो, और लगातार में 7 8 ही होगा ना। ठीक है बेटा, 9 6 हो ही नहीं सकता ना। आपने अपने जीवन में कोई ऐसा पेज देखा है जिसमें एक तरफ 9 छपा हो, एक तरफ 6 छपा हो? ये आपने जरूर देखा होगा किसी हॉरर फिल्म में, कोई भूत आपके सामने बैठा होगा, पेज पलट दिया होगा हॉरर फिल्म में, वहीं देख सकते हैं। वहां तो कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में, चूंकि मैंने कहा था ना ये हॉरर इश्यू नहीं है, ये क्या है, एक सामान्य घटना है ना। सामान्य घटना का मतलब जो पुस्तक छपी है वो पूरी तरह से रूल रेगुलेशन से छपी है, तो यानी पेज में कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो 6 और 9 होने का मतलब फिर तो हॉरर बुक हो जाएगी ना, भूताई किताब, या वो मार्केट में मिलती है ना तमाम सस्ती किताबें, खूनी खंजर, सत्य और झूठ की कहानियां, तो उन सब किताबों में ऐसा हो सकता है। लेकिन चूंकि ये किताब उसमें लिखा है ना कि सामान्य रूप से लिखी गई है, तो जहां सामान्य रूप से होगा वहां ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए मैंने ऐसा बोला, तो आप फील न करना। कैलेंडर, इस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हाँ, नंबर समान रूप से, बिल्कुल सही बेटा, समान नहीं सामान्य रूप से, हाँ ठीक है। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर हम कितने लोग लाइव हैं? बेटा इतने लोग लाइव हैं कि मेरे दोनों तरफ तीनों तरफ स्क्रीन पे लोग चल रहे हैं, फटाफट लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ के तो हम नहीं पढ़ पा रहे, पर जिन पे निगाह जा रही जरूर पढ़ रहे हैं। और कमेंट मैं कब पढ़ता हूँ, जैसे मान लिया मैं कोई बात बताया और मुझे लगता है कि इस बात पे लोग अब कमेंट करेंगे, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ। नहीं, मुझे पता है देश है, लोग कुछ ना कुछ तो लिखते ही रहते हैं, तो नहीं पढ़ता, कमेंट में पढ़ता हूं। जैसे कोई नई बात बताऊंगा तो पढ़ूंगा। चलिए हम इस टॉपिक पे आते हैं, कैलेंडर पे। क्योंकि आज पहली क्लास है तो विद्यार्थियों में बड़ी जिज्ञासा होती है थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने की, तो आज आप कर सकते हो। कल से हम लोग जब पिकअप लेंगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेट तो करेंगे, आपको मौका भी देंगे आंसर निकालने का, आपको ये फील भी आए कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, हंसी वाली बातें भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस होंगे क्योंकि हम हर एक का कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। आज पढ़ लेते हैं, आज पहली क्लास है। हाँ बच्चा, कैलेंडर बहुत अच्छा चैप्टर है और अगर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, कोई नहीं बेटा, फिर से कर दो, कमेंट पढ़ लूंगा। दुर्गेश बेटा 20 पेज पर 20 नंबर आएगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन 20 में जो संख्या होगी वो एक तो 20 होगी अगर संख्या कहेगा तो, और अगर उनका एडिशन करेगा ना तो पेज नंबर 1 से लेके 20 तक आपको जोड़ना होगा। बिल्कुल बेटा अभिमन्यु, जो आदमी, एक बात बताओ, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। पीसीएस जो हाई जंप है ना, मान लिया पीसीएस की ऊंचाई है 3 मीटर और यूपीएससी आईएएस की ऊंचाई है 5 मीटर, तो जो विद्यार्थी 5 मीटर हाई जंप कर लेगा या जो विद्यार्थी 5 मीटर हाई जंप की प्रैक्टिस करेगा, हो सकता है वो 5 मीटर जंप ना कर पाए, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस 5 मीटर की करता है तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि वो 3 मीटर कभी भी पार कर जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सब जगह काम करेगा। बुक के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा डियर, जल्दी ही बुक आएगी, अपने केजीएस खान ग्लोबल स्टडी की ही बुक आएगी, क्योंकि मार्केट में सीसेट लेवल की कोई बुक है नहीं, ज़्यादातर या तो एसएससी या बैंक लेवल के हैं, या कुछ लोगों ने सीसेट के नाम से जो बुक निकाली भी है वो क्या किए हैं, एसएससी बैंक वाले क्वेश्चन उठा के एडजस्ट करके टॉपिक में दे दिए हैं, तो मैं किसी बुक को सजेस्ट नहीं करता। हाँ, अपने संस्थान में कोशिश जारी है कि एक नई बुक आए जो सीसेट की बड़ी ऑथेंटिक हो और पूरा वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो लोग भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके वो काम आए। बेटा टॉपिक की जो सर मैथ की क्लास देखते हैं बेटा क्या होता है।
हाँ बिल्कुल आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर हम आपके कमेंट पढ़ते रहेंगे। टॉपिक पढ़ लेना, नहीं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि मैं आपको कुछ बता नहीं पाया, सिखा नहीं पाया। जनरली मेरी क्लास में होता है, हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि हम टॉपिक भी सीखें। दरअसल बेटा अब हम थोड़ी देर के लिए आप अपने कमेंट को थोड़ा सा विश्राम देना। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, आप दिमागी रूप से थोड़े अलर्ट हो जाओ। अब देखो सिस्टर, भैया, दीदी, चुपचाप काम पे काम फोकस रखो, थोड़ी देर कमेंट साइलेंट पे रखो, क्योंकि कमेंट की भी जरूरत नहीं। पहले इस टॉपिक को मैं ब्रीफ कर दूं, फिर हम कमेंट लेंगे आपके। दरअसल जिस कैलेंडर को हम पढ़ते हैं, इस कैलेंडर को आज की डेट में कई नाम से जाना जाता है। इसको इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं। अब प्रेजेंट में नेशनल कैलेंडर के तौर पे भी ये एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, रोमन कैलेंडर कहते हैं, जूलियन कैलेंडर कहते हैं। इतने कैलेंडर के नाम से ये जाना जाता है। सवाल है कि यूपीएससी क्या इसके इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछेगा? तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। कैलेंडर की हिस्ट्री क्या थी, इससे सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, हमें थोड़ा सा पता रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। और इस कैलेंडर की शुरुआत के बारे में कहा जाता है जूलियस सीजर ने इसकी शुरुआत करवाई थी। और कैलेंडर का जो सिस्टम बनाया गया वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति बनाया गया। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ऐसे एक तो अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है, अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाने के साथ साथ आगे भी बढ़ती रहती है, सूर्य के भी एक चक्कर लगाती है। दरअसल पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है तो इसे हम एक दिन कहते हैं, यानी 24 घंटे मानते हैं। जबकि हकीकत है कि 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेती है। तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड लेकर के कैलेंडर तो बनाया नहीं जा सकता था, तो इसको मान लिया गया 24 घंटे में चक्कर लगाती, इसलिए एक दिन में 24 घंटे माने जाते हैं। इसके अलावा जब ये पृथ्वी सूर्य के सराउंडिंग घूमती है, तो इस वाले कैलकुलेशन से, 24 घंटे वाले कैलकुलेशन से जब टोटल हम निकालते हैं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 समथिंग सेकंड के आसपास आता है। अब अगर केवल परफेक्ट दिन आता तो एक परफेक्ट तौर पे बना दिया जाता, क्योंकि इसके साथ घंटे मिनट सेकंड भी आते हैं। और ये जो कैलेंडर आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसी सिस्टम पे आधारित है। तो ये दिन 365 आ गए, और जो 5 घंटे 48 मिनट थे वो एक्स्ट्रा हो गए। तो वैज्ञानिकों ने, उस समय के विद्वानों ने सोचा कि हम क्या करते हैं कि इसको सिस्टम में ले आते हैं। सिस्टम ले आने के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वर्ष 2 प्रकार के होंगे। जो वर्ष होंगे वो 2 प्रकार से होंगे। अब 2 प्रकार से क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा ना कि पृथ्वी सूर्य के सराउंडिंग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 समथिंग सेकंड में करती है। तो 365 दिन लेकर के उन्होंने एक वर्ष बनाया, 365 दिन यानी 365 डेज, और इसको उन्होंने कहा सामान्य वर्ष। अभी अभी हमने सीखा था ना, सामान्य का मतलब होता है एवरीथिंग इज फाइन, है ना, यानी कुछ भी उसमें हाइपरथेसिस नहीं है, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। अब सामान्य वर्ष बनाने के बाद उन्होंने देखा कि जो 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड, 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, उसको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। 4 वर्षों तक इकट्ठा किया, तो लगभग 23 घंटे 12 मिनट के आसपास कैलकुलेशन टोटल होता है लगभग। उसके बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं। सामान्यीकरण में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, उसे याद करने की जरूरत नहीं। जो चीज याद करने वाली होगी अभी मैं याद कराऊंगा आपको। अभी हम केवल सामान्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 5 घंटे 48 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे थे उनको जोड़ा गया। जब 4 वर्षों तक इकट्ठा किया तो लगभग 23 घंटे 12 मिनट के आसपास मामला पहुंच रहा था। तो हम लोग मान लेते हैं 23 घंटे 12 मिनट का मतलब हुआ लगभग 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब एक दिन हो गया। तो उन्होंने एक वर्ष और बताया और कहा ये 366 डेज का होगा, और इसको हम कहेंगे अधिवर्ष। इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर और हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। ये बातें डिक्लेयर की। वर्ष 2 प्रकार के होंगे, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे,
और अधिवर्ष में 366 डेज होंगे। और सवाल ये है कि जो एक दिन ये बढ़ता है, ये न्याय और अन्याय किसके साथ होता है? उस महीने का नाम है फरवरी। बड़ा खूबसूरत मंथ होता है फरवरी। न गर्मी होती है, न सर्दी होती है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं। फरवरी के महीने को बड़ा शानदार मंथ कहा जाता है। तो उसी मंथ में ये प्रैक्टिकल होता है। क्या प्रैक्टिकल होगा? सामान्य वर्ष में फरवरी को 28 दिन का माना गया और अधिवर्ष में फरवरी को कहा गया भाई तुम इस बार 29 दिन की होगी, 29 डेज की। ठीक है। अब सवाल है कि अभी तक वर्ष की बात मैं कर रहा था, एकाएक फरवरी आ गई। फरवरी आने का मतलब महीने भी होते हैं। और आप सबको पता है, मैं समझता हूं जो लोग क्लास ले रहे हैं सबको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने? 12। और बचपन में या अब तक जो भी एजुकेशन हम लोगों ने ली है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों ने जो सिखाई है वो ये मुट्ठी वाला। मैं समझता हूँ इस क्लास में जितने लोग लाइव हैं उन सबको ये पता होगा कि ये मुट्ठी वाला, चाहे गुरुजी ने सिखाया हो, चाहे दादाजी ने, चाहे मम्मी ने, चाहे नाना जी ने, चाहे मौसा ने, चाहे पड़ोसी वाले अंकल ने, कि जो ऊपर वाला है ये 31 होता है, नीचे वाला 30 का। ऊपर वाला 31 का, नीचे वाला 30 का। और साथ में साथ ये भी बताया गया होगा कि केवल फरवरी, जैसे ऊपर वाला पहले जनवरी हुआ, नीचे वाला पहला जो गड्ढा होगा ना वो फरवरी है, वो 28-29 होगा। शेष जितने पर्वत हैं वो 31 के, और जितने घाटी हैं वो कितने की होंगी? 30 की। ये हम सबकी बचपन की उपलब्धि है ना। मतलब कोई पूछे कि बेटा आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो तुरंत ऐसे कर देना, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ऐसे। ठीक है। तो ये हम लोगों के जीवन की उपलब्धि है। कुछ उपलब्धियां बड़ी यादगार है। एक 10 का पहाड़ा, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40। 11 का पहाड़ा, वो भी अपनी विशेष उपलब्धि है। इसके अलावा ये मुट्ठी, ये भी उपलब्धि है। तो अब इससे ये पता चल गया कि टोटल महीने कितने होंगे? 12। और 12 महीनों में से 7 महीने 31 के होते हैं, 31 के। 4 महीने ऐसे होंगे जो 30 के होंगे, और एक अपना फरवरी जो है, जो सबसे खूबसूरत महीना होता है, उसके साथ न्याय अन्याय चलता रहता है, तो वो 28 और 29 का होता रहेगा। जब फरवरी 28 की होगी तो सामान्य वर्ष होगा, और जब फरवरी 29 की हो जाएगी तो अधिवर्ष हो जाएगा। अब सवाल ये है कि किस वर्ष को अधिवर्ष कहा जाएगा और किस वर्ष को सामान्य वर्ष कहा जाएगा, ये भी समस्या है। जैसे किसी ने कहा कि सर 1942 में ये हुआ था, किसी ने कहा 2056 में ये होगा, किसी ने कहा 2047 में ये होगा। 1947 में हम आजाद हुए थे, 2047 आएगा तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, है ना, शताब्दी मनाएंगे। तो 2047 में फरवरी कितने दिन की होगी, यानी लीप होगा या सामान्य होगा, एक टास्क है। मैं समझता हूं जितने विद्यार्थी लाइव हैं उन्होंने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखता हूं कि आपको मोबाइल पे दिखता है। तो अब मैं इस पेज को हटा रहा हूं, और जो लोग ना लिख पाए हों वो रिवाइज करके क्लास से देख सकते हैं। अब इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है, वर्ष अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं, अब ये भी सीख लीजिए। चूंकि हम लोग जो 5 घंटे 48 मिनट इकट्ठा कर रहे थे वो 4 वर्षों का इकट्ठा किए थे, तभी तो एक दिन बढ़ाए थे ना, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। तो किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे देंगे। यदि शेष 0 है तो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। शेष 0 का मतलब होता है बेटा, मतलब शुद्ध अगर हिंदी में समझना चाहें हम लोग, शेष 0 का मतलब होता है अगर वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए, ऐसे समझो। उसी भाषा में उसको दूसरी भाषा में मैंने लिख दिया कि अगर वर्ष को हम 4 से भाग देंगे और शेष 0 आ जाए तो क्या होगा, अधिवर्ष होगा। अन्यथा का मतलब हुआ कि यदि ऐसा ना हुआ तो, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना लॉजिकल रीजनिंग, वहां मैं आपको बताऊंगा अन्यथा, यदि, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, शायद, इनके क्या क्या अर्थ निकलते हो, कैसे मीनिंग बदल जाती है।
कहीं पे कॉमा लगाने पे क्या हो जाता है, कहीं पे पूर्ण विराम लगाने से शब्द कैसे बदल जाते हैं, ये हम सीखेंगे, कोई बात नहीं। यदि शेष शून्य है तो अधिवर्ष होगा, अन्यथा, अन्यथा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। उदाहरण भी दे देते हैं, उदाहरण जैसे सन 2012, अब इसको आप 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा 0, तो 2012 अधिवर्ष है यानी लीप ईयर है। इसी तरह 1999, इसको आप 4 से भाग देंगे तो इसमें शेष 0 नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा, नहीं आएगा, तो 1999 एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, आप साथ साथ इसको नोट करते रहो, है ना। पुष्पांजलि यादव पूछ रही हैं क्लास कितने घंटे की, आप जितने घंटे की कहो उतने घंटे की कर दें। आज आप बताओ, अब जल्दी से बता भी दो कितने घंटे की क्लास करनी है, कितनी देर की करनी है, आप बता दो अपनी पसंद, फिर हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। बताओ जल्दी। ठीक है बेटा, दीपेश चौधरी, मैंने आपका नाम ले लिया और मुझे याद भी रहेगा। क्लास कितने घंटे की, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कितने घंटे के आप चाहते हो। आपको पता है जब मेरी क्लास ऑफलाइन चलती है ना तो लोग प्रार्थना करते हैं कि ये 4-6 घंटे और चलती रहती। कोई बात नहीं, 1-2 क्लास के बाद ऑनलाइन में भी आप प्रार्थना करोगे और चलती रहती, या जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा उनसे पूछना। फिलहाल ये जो क्लास आपकी रखी गई है, मैं बता दूं, ये 1.5 घंटे की रखी गई है। आज थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट पहले छोड़नी पड़ेगी, कुछ रीजन है, और क्लास का जो प्रॉपर टाइम होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 6 से 7:30, ये फिक्स टाइम है, इसलिए बिल्कुल आप दुखी ना हो, आनंद लीजिए क्लास का। ये आ गया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो हमने सीख लिया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 डेज, अधिवर्ष में 366 डेज। सामान्य वर्ष की फरवरी 28 की होगी, अधिवर्ष में 29 की होगी। कोई वर्ष सामान्य है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर शेष 0 आ गया यानी पूरी तरह विभाजित हो गया तो अधिवर्ष, अन्यथा वो क्या होगा, सामान्य वर्ष। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। अब वो अपवाद क्या होगा और अपवाद होता क्यों है, अपवाद जो होता क्यों है ये तो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी बता दूंगा तो ओवरडोज हो जाएगा। आगे मतलब इसी टॉपिक में कल की क्लास में या परसों की क्लास में सीखेंगे कि अपवाद की जरूरत क्यों पड़ती है। फिलहाल हम अपवाद पे आज लिखा देते हैं। यदि कोई वर्ष, यदि वर्ष शताब्दी है, शताब्दी है, शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी, और हिंदी में शत, शत मतलब सैकड़ा, यानी कोई ऐसा वर्ष जिसमें डबल जीरो आता हो। शताब्दी का मतलब होता है डबल जीरो आना, सैकड़ा आना। यदि कोई वर्ष शताब्दी है तो 400 से भाग देंगे, भाग देंगे। यदि शेष 0 आया तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लिया कह दिया कि सन 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, सन 1300, सन 800, ये सब क्या है जिसमें डबल जीरो हो, क्या है, शताब्दी है।
तो इफ देयर इज एनी सेंचुरी ईयर, यानी यदि कहीं पे कोई शताब्दी वर्ष होगा तो हम 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे। और भाग देने पे यदि शेष शून्य आ गया तो क्या होगा, अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। और यदि शेष शून्य नहीं आया तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। अब आप में से बहुत से विद्यार्थी होंगे जो इस बात को समझते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे बेचारे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे ऐसा होता क्यों है, जब वहां 4 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ 400 से क्यों देने लगे। तो इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा तो ओवरडोज होगा। कल की क्लास में जब आप थोड़ा सा इंजन आपका और फिट हो जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि शताब्दी आने पे हम 400 से ही भाग क्यों देते हैं। इसके बारे में लगभग मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं, पर उसको मैं बताना नहीं चाहता, तो मैं आपको ये ब्रीफ कर दूंगा कि हम 400 से भाग क्यों देते हैं। हाँ, जैसे लिखवा देता हूं बेटा, ये नोट हो जाए फिर मैं लिखवा देता हूं। हाँ, अंश ने पूछा है अगर 220 या 300 हो। बेटा 220 तो शताब्दी है नहीं, क्योंकि 220 में एक जीरो है ना। हाँ, 300 शताब्दी है। अब 300 में आप कहोगे सर 300 में 400 से भाग कैसे होगा, तो भाग नहीं होगा। जब भाग नहीं होगा तो वही शेष हो गया, वही रिमाइंडर हो गया। और जब वही रिमाइंडर हो गया तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप आंसर कर लोगे। अब आई, कोई बात नहीं बेटा। अब आवाज आई, अब आवाज आ गई, अब आ गई होगी, अब आ रही होगी। एक बार देखो तो सही। अब तो आवाज आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, ओके, आ रही है। इधर देखो बेटा, मैं फिर उस पेज पे चला जाता हूं। मैंने कहा यदि वर्ष शताब्दी है तो हम 400 से भाग देंगे। भाग देने पे शेष यदि शून्य आएगा तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। अब इसके उदाहरण के तौर पर मैंने ये वाला हिस्सा लिया और मैंने बताया कि शताब्दी होती क्या है। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब जो बीच वाला नहीं लिखा है उसको गायब मत कर देना। 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ये सभी क्या है, ये है शताब्दी। अब सवाल है कि इन शताब्दी में से कौन कौन सी शताब्दी ऐसी होगी जो लीप वर्ष में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे ये है 100, 100 में 400 से भाग देंगे तो भाग तो होगा नहीं। जब भाग नहीं होगा तो यही शेष हो गया, तो 100 अधिवर्ष नहीं है, 200 भी अधिवर्ष नहीं है, 300 नहीं, 400 अधिवर्ष है, 500, 600, 700 नहीं है।
800 अधिवर्ष है, 900, 1000, 1100 नहीं है, 1200 अधिवर्ष है, फिर 1600 अधिवर्ष है ना। सन 2000, ये जो 2000 जिसमें आपका जन्म हुआ होगा, आप में से कुछ लोगों का, कुछ लोग बहुत छोटे रहे होंगे, है ना, अपने से चल फिर भी नहीं पाते होंगे, अन्य क्रियाओं के लिए भी घर वालों माता पिता पे निर्भर रहे होंगे। आप में से बहुत लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ होगा सन 2000 में। तो 2000 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, ठीक है बेटा। और जो 2100 है ना, 2100 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, सामान्य वर्ष है। 2200 सामान्य वर्ष है, 100, 200, 300 सामान्य वर्ष है, 5, 6, 700 सामान्य वर्ष है। अब मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, जो 400 से कट जाए, मैं काटने पीटने की बात इसलिए नहीं करता, मैं थोड़ा सा अहिंसावादी व्यक्ति हूं, है ना, तो मैं काटने पीटने की बात नहीं कर रहा। कुल मिला के अगर शुद्ध हिंदी में समझे, मतलब प्राइमरी की भाषा में, तो जो संख्या 400 से पूरी तरह कट जाए, है ना, अगर कट गया मतलब समाप्त हो गया, तो क्या होगा, अधिवर्ष होगा। और अगर नहीं कट पाया पूरी मेहनत करके भी, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें ये तो पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये हमने सीख लिया। कौन सा महीना कितने दिन का होगा, ये हमारी लोगों की बचपन की उपलब्धि है, ये हम भी सीख लिए। वैसे मैं ओरली बता दूं, 7 महीने 31 दिन के होते हैं, 4 30 के होते हैं, 1 28 29 का होता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं हम सीख चुके, 2 प्रकार के होते हैं, अधिवर्ष और सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं, 365 दिन, और फरवरी 28 की होती है। अधिवर्ष में 366 डेज होते हैं और फरवरी 29 की होती है। कोई वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं, पूरी तरह विभाजित हो गया, शेष शून्य आ गया, तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य होगा। परंतु यदि वर्ष शताब्दी है, यानी जिसमें डबल जीरो है, सेंचुरी है, तो हम उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो पूरी तरह विभाजित हो गया यानी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। ये हमने पढ़ा है। इसके बाद एक साल में 12 महीने होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। अब यहां से हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं गाड़ी का। क्या शिफ्ट करते हैं? दरअसल यूपीएससी प्रश्न क्या क्या पूछता है वहां चलते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना, वहां से कुछ भी नहीं पूछा जाता, और ये लगभग हर क्लास में पढ़ते हैं। अब यहां से क्लास को हम सी सेट की दुनिया में ले जा रहे हैं। सी सेट में पूछता है कि एक वर्ष के वो कौन कौन से महीने होंगे जिनका कैलेंडर समान होता है। समान होने का मतलब, अगर किसी पर्टिकुलर महीने में 13 तारीख को मंगलवार है, तो पूरे वर्ष में 13 तारीख को कितने महीने ऐसे होंगे जिनमें मंगलवार होगा, है ना। और इसी में 2 कंडीशन दे देता है। जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि यदि 5 अप्रैल को मंगलवार है, तो दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा महीना होगा जिसमें 5 तारीख को मंगलवार ही होगा। एक टास्क देता है यूपीएससी, और ये यूपीएससी कैटेगरी प्रश्न है। और फंसाना होगा तो इसमें और फंसाने का भी तरीका है। वो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी आप सीखते जाएंगे कि यूपीएससी को अगर इसमें आपको ट्रैप में लेना होगा ना, जाल में, मान लिया आप जान गए कि कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होगा, फिर भी यूपीएससी चाहता है कि आप फंस जाएं। यानी ये जानने के बावजूद अगर आपका मेंटल एबिलिटी लेवल यानी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, तो मैं आपको बताऊं, कम से कम कई ऐसे मतलब विद्यार्थियों को मैं जानता हूं, पिछले 10 वर्षों से मैं सीसेट ही पढ़ा रहा हूं, और लगभग हर संस्थान में मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, और हर जगह मैंने पढ़ाया है। लोगों को फेल होते हुए भी देखा है और पास होते हुए भी। बहुत से विद्यार्थी हैं जो आज सेलेक्ट हैं अलग अलग स्टेट में, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, किसी किसी कैडर में। बहुत से ऐसे भी हैं जो बेचारे 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ने के बावजूद एग्जाम में जाते हैं और सीसेट फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अपने दिमागी क्षमता को भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। जब तक दिमागी क्षमता बेहतर नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और जो मेरी क्लास होगी सीसेट की, खासकर ये केजीएस में, हमारी क्लास में यही सिखाया जाता है कि हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और प्लस अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल, साधारण सा सवाल, कि किसी भी वर्ष के वो कौन कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। अब यूपीएससी इसमें कैसे कैसे प्रश्न कठिन कर सकेगा हम सीखेंगे।
इसके लिए सिंपल सा तरीका है, महीने होते हैं 12, इनको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने के नाम मैंने इंग्लिश में लिख दिए। अब इंग्लिश से अगर आपकी दुश्मनी हो अंग्रेजों से, तो आप आज आंदोलन न करना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि इतना सबको पता होगा, जनवरी को जे कहते हैं, फरवरी को एफ, मार्च को एम, दिसंबर को डी के नाम से जाना जाता है। मैं समझता हूँ जितने विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं वो इतना समझते होंगे कि ये मंथ को शॉर्ट फॉर्म में मैंने करके लिखा है। इनको मैं हिंदी में भी लिख सकता था, लेकिन फिर थोड़ा ज म इस तरह का लिखने थोड़ा अच्छा ना लगता। अब आप इसको समझ सकते हो। अब जो मैंने पहला प्रश्न बताया कॉन्सेप्ट सी सेट का, कि कौन से महीने ऐसे होते हैं एमडी अनवर बेटा 400 से क्यों काट रहे हैं, ये मैंने आपसे कहा ना, मैं अभी भी बता सकता हूं। जब मैं मुझवानी सब कुछ पढ़ा रहा हूं तो बता भी सकता हूं, पर चूंकि पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि आज मुझे कितना देना है। जैसे आपने देखा हो ना, ज्यादा खाना खा लेने पे क्या होता है, फिर अपच हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। तो मैं आपका टीचर हूं, दुश्मन नहीं। मैं उतना ही भोजन दूंगा जितना आज आप डाइजेस्ट कर पाए, एकदम निश्चिंत रहे। हाँ ठीक है। अब 400 वाले एकदम शांत हो जाएं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने लिखे हुए हैं। और जो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यहीं से सी सेट की शुरुआत होती है। अब सवाल ये था कि कौन कौन से मंथ ऐसे होंगे जिनका कैलेंडर समान होगा। हर वो मंथ जिनके कोड समान होंगे। कोड, हम लोग एक कोड पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, उसको रटने भी जा रहे हैं। जिनके कोड समान होंगे उन सारे मंथ का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। अब आप देखिए, टोटल 12 महीने हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको याद रहेगा। 12 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग, वो होता है 144। तो 144, 025, 036, 146। कैसे याद रखेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 का वर्ग होता है 144, 144। तो 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। इसके लिए दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं, एकदम फ्लो में लीजिए। 144, 025, 036, 146। अब सवाल है कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब यहां साफ साफ देखने पता चल रहा है कि फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान है, सबका 4 है। तो अगर 10 फरवरी को सोमवार होगा तो 10 मार्च को भी सोमवार होगा, और 10 नवंबर को सोमवार होगा, और किसी महीने में यह घटना नहीं घटेगी। इसी प्रकार अगर 5 जनवरी को संडे है तो पूरे साल किसी भी महीने में 5 तारीख को संडे पड़ेगा, तो महीना केवल होगा अक्टूबर। इसी तरह 0, अप्रैल और जुलाई का कोड समान है। तो अगर 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया और अप्रैल फूल वाले दिन बुधवार है, तो आप यकीन मानो जुलाई में भी 1 तारीख को बुधवार ही होगा। इसी तरह सितंबर और दिसंबर दोनों का कोड क्या है, 6। तो अगर 10 सितंबर को शुक्रवार है तो 10 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि जिनका जिनका कोड समान होगा उन सारे मंथ के कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। सीख गए, जिन मंथ का कैलेंडर समान होगा, जिन मंथ का कोड समान होगा, उन सारे मंथ के कैलेंडर क्या होंगे। सर जी मॉड्यूल भी पढ़ाएंगे ना, प्लीज बताएं सर जी। मॉड्यूल मीन्स, मनीषा मॉड्यूल मीन्स व्हाट, मॉड्यूल मीन्स, आप मॉड्यूल को आप क्लियर तो करो, किस टाइप का आप मॉड्यूल चाहते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखो, मैं देख लूंगा कैसा मॉड्यूल आप चाहते हो। तो ये जिनके मंथ के कोड समान होंगे उनका कैलेंडर समान होगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप सारे विद्यार्थी इसको सिर्फ पढ़े नहीं, अपने दिमाग में सेट कर लें। कैसे सेट करेंगे ये देखिए।
ये फिंगर है। हम लोग कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हो गए ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहीं कहीं विद्यार्थी इसको 1 2 3 4 यही हो जाता है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुछ लोगों का यहाँ तक 16 होता है, कुछ लोगों का 12 होता है, और कुछ लोग इसमें वाले भी काउंट करते हैं ऐसे। तो इस हिसाब से 5 ये हुआ और 5 ये हो गया 10, और 2 पैर का 12। तो आप जैसे भी काउंट करते हैं, आप ये देखिए, अगर मैं इसको 1 2 3 मानूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हैं। अब हम कोड कैसे याद रखेंगे? 144 0 25 0 36 146। 144 0 25 0 36 146। और मैं चाहता हूं कि अब चूंकि धीरे धीरे हम क्लास के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, समापन का मतलब हुआ समाप्त करने की, क्योंकि पहले से थोड़ा सा टाइम कम भी है, और आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो हमारा फोकस मैक्सिमम इसी पे था कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं। आज मैं चाहता हूं जब क्लास शुरू हो तो ये बिल्कुल आपकी जुबान पे हो। कैसे याद रहेगा? आज जब क्लास खत्म हो जाए, आप घर पे ही होंगे, किसी आदमी का फोन आए तो आप हेलो मत बोलना, आप बोलना 144 0 25 0 36 146। उधर वाले ने कहा और भाई क्या हाल चाल है, चलिए फिर कल बात करते हैं, गुड नाइट, तो आप गुड नाइट ना बोलना, आप बोलना 144 0 25 0 36 146। तो मुझे लगता है कि ये अगले 100 वर्षों तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। खाना खा रहे हो, किसी ने पूछा कितनी रोटी चाहिए, तो आप कहना 144 0 25 0 36 146। ठीक है। मम्मी पूछें कैसी चल रही है लाइफ, तो लाइफ आपकी कैसी भी चल रही हो, चलती तो सबकी है, तो आप मम्मी से क्या बोलोगे? 144 0 25 0 36 146। मम्मी समझ जाएंगी कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। लगता है तिवारी सर से सीसेट की क्लास पढ़ना शुरू कर दिया है। 144 0 25 0 36 146। तो हम याद रखेंगे बेटा, जिन जिन मंथ का कोड समान होगा उनका कैलेंडर समान होगा। इसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे कल की क्लास में हम सीखेंगे, क्योंकि आज टाइम कम है, दूसरी क्लास भी शुरू होनी है, और धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। आशा करता हूं आज आप पहला दिन होने के बाद भी थोड़े से जुड़े होंगे, कनेक्ट हुए होंगे। कल से हम लोग गति को और बढ़ाएंगे और 1 बाय 1 करके सीखेंगे। आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। आपके मन में जितनी प्रकार की जिज्ञासाएं हो, हर बात का उत्तर मिलेगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप मुझसे ये भी पूछेंगे आपकी शादी कब होगी, ये भी मैं बता दूंगा। आपके मन में क्या चल रहा है आप पूछेंगे, ये भी बता दूंगा। लेकिन पहले टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।